बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। ग्रेजुएशन बीए एडी आर्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स इंग्लिश के सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो इसमें अच्छे मार्क्स हासिल करें। बहुत सारे सोर्सेज वो यूज़ करते हैं। जो कोई भी जिस बुक को जिस नोट्स को रिकमेंड करता है वो उस नोट्स को परचेज़ करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन व्यूअर्स एट द एंड इम्तिहान में किसी भी वजह से वो कम मार्क्स लेते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत करने पर नाकाम हो जाते हैं, नो, मेहनत करने पर उन्हें उनकी मेहनत का उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। वो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद सोचते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि उन्हें मार्क्स कम क्यों मिले। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन तमाम गलतियों से बच सकते हैं। नंबर 1 कि जो गलतियां इम्तिहान में कम मार्क्स दिलाती हैं। नंबर 2, किस तरीके से एग्ज़ाम में अपेयर होना है, हमने क्या क्या करना है इंग्लिश के पेपर में। नंबर 3, वो कौन सी बात है जो सबसे बुरा इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर पे छोड़ती है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। व्यूअर्स, लेक्चर के आगाज़ में मैं पॉइंट्स लेकर चलूँगा कि कौन कौन से पॉइंट पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे असातिज़ा कराम जो हैं वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने अपने आप को मैनेज करना है। मेरा एक बुनियादी नुक्ता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर पूरा साल 6 माह 8 माह 10 माह तैयारी करते हैं और आखिर में वो सिर्फ़ और सिर्फ उस तैयारी को अपनी प्रिपरेशन तक, याद करने तक, क्रैम करने तक महदूद करते हैं तो वो कम मार्क्स लेते हैं। उसकी क्या वजह है? स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो प्रॉपर टेस्ट सेशन का जहाँ पर भी इनाकाद हो किसी इंस्टीट्यूट में, उसको लाजमी अवेल करें। टेस्ट जो हैं वो आपकी राइटिंग स्पीड जो है उसे बेहतर करते हैं। नंबर 2, टेस्ट से आपको आइडिया हो जाता है, आप बाउंड होते हैं, उसमें आप फिर तैयारी अच्छी करते हैं। इस तरीके से टेस्ट जो हैं उन्हें छोड़ना गैर ज़रूरी है। नंबर 2 व्यूअर्स, अब सबसे पहले मखसूस तैयारी है। आप जब भी इम्तिहान के लिए जाते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मुकर्रर वक्त से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आपका इम्तिहान होता है और आपको अपनी मतलूबा क्लास ढूंढने में, जहाँ पर आपकी सीट है, उसे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके जहन में ये टेंशन रही कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्लास नहीं मिल रही, तो यकीन जानिए आपकी मेहनत धरी की धरी रहती है। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या था? आपने मुकर्रर वक्त पर दाखिल होना है सेंटर पर, और मतलब अपनी सीट पर बैठना है। मतलब सेंटर में आप 15 से 20 मिनट पहले आएँ और अपनी सीट को कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आपने बैठना है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, बहुत सारी चीज़ें वहीं पर रिकॉल करते हैं। आपने ख़ुद को रिलैक्स करना है, ठीक हो गया? रिलैक्स रहें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो। इर्द गिर्द एग्ज़ाम्स करते हुए स्टूडेंट्स को मत देखें, इर्द गिर्द तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स को मत देखें कि वो अब जो है ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। इस तरह ना आप कंफ्यूज होंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, उसने वो पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहें।
ठीक है। नंबर 3, आप कंफर्म कर लें घर से निकलते हुए कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप और उसके साथ साथ आपके पास पेन, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको वहाँ पर कोई चीज़ तलब ना करनी पड़े, किसी से मांगनी ना पड़े। मतलब वहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि आपको इजाज़त भी नहीं दी जाती कि आप ये चीज़ उनसे किसी से भी लें। अब व्यूअर्स आप क्या करेंगे जी, क्लासरूम में पहुंच गए। अब आपको इम्तिहान स्टार्ट का जो टाइम है उस वक्त आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट दी जाएगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और आंसर शीट पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। सबसे जो पहला काम करना है आपने व्यूअर्स, आपने उस क्वेश्चन पेपर को तसल्ली से पढ़ना है, उसके हर एक सवाल के ऊपर फोकस करना है कि आपको इसका कौन सा सवाल आता है, इसमें से आप कौन सा सवाल नहीं करेंगे, ये वाला सवाल आप अगर करेंगे तो इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ये सारा काम आपने विद इन 3 to 5 मिनट्स ये करना है। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कि आप कब, कैसे, कितने टाइम में कौन सा पोर्शन करेंगे। मतलब अगर आपको सेक्शन ए में से क्वेश्चंस जो हैं वो ये आते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की स्टेटमेंट आई है, इसको मुझे इस तरह बनाने में इतना टाइम लगेगा। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब व्यूअर्स सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को, पेपर को स्टडी कर लिया, आपने देख लिया कि आपको इतना यानी कि क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरीके से करेंगे, आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली। अब आपने स्टार्ट करना है इसको आंसर प्रिपेयर करना। तो व्यूअर्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, हाशिया लगाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाशिया जो है ना उसके साथ डबल लाइन लगानी, फिर सारी शीट्स पर लगानी, और उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं हाशिया दोनों तरफ लगाते हैं उसमें, और फिर कुछ जो है उसको स्टाइल देने में कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने 15 से 20 मिनट ज़ाया कर देते हैं। तो व्यूवर्स आपने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वन साइड, अपनी लेफ़्ट साइड पे आपने हाशिया लगाना है। अब हाशिए की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, जो आपका स्केल है व्यूवर्स, बस उतनी आपने स्पेस रखकर आपने अपना हाशिया देना है। ठीक हो गया। मतलब ना आपका बहुत ज़्यादा हाशिया चौड़ा हो, वाइड हो कि आधी शीट ही ज़ाया हो रही हो, इस तरह भी आपने व्यूवर्स नहीं करना। अच्छा, आप फ़ौरन से उसे हाशिया लगाकर अपना जवाब देना शुरू करेंगे। अब व्यूवर्स हमारे जो इंग्लिश का पेपर है उसमें दो पोर्शन है। एक पोर्शन है जी सेक्शन ए, फिर है जी सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है व्यूवर्स वो इंग्लिश ए पर मुश्तमिल है 60 मार्क्स का, और सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का इंग्लिश बी पर मुश्तमिल है। अब व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका सेक्शन ए पर सॉलिड ग्रिप है तो आप पहले वो करें, ठीक है। और फिर आपको अगर लगता है कि आप जो है सेक्शन बी पर आपको ग्रिप है तो फिर पहले आप सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें। आंसर जो है ना आपने मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बुनियादी मकसद यही होता है कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपको सेक्शन ए आता है अच्छे से या सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी जो है ना उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी अगर अंग्रेज़ी के ऊपर ग्रिप है तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें अमूमन बच्चे तैयारी करते हैं तो वो इंतहाई आसान होता है, तो अमूमन बच्चे उससे ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो सजेशन है वो व्यूवर्स आपके लिए ये है कि अगर आप सेक्शन ए करते हैं तो पहले पूरा कंप्लीट सेक्शन ए कीजिए, फिर सेक्शन बी पर आइए। ये ज़रूरी नहीं है आप सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करके फिर आप सेक्शन बी का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सेक्शन डिवाइड है तो आपको चाहिए कि आप पहले सेक्शन ए करें फिर सेक्शन बी। लेकिन यहाँ पर इस बात की नफ़ी होती है कि जो आपको अच्छे से आता है पहले वो करें, फिर जो उससे कम अच्छा आता है फिर वो करें। इसमें फिर आपको सेक्शन का ख्याल नहीं रखना होता। अच्छा व्यूवर्स, अब अगर हम सेक्शन ए को लेते हैं तो
अब आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना वक्त वेस्ट करते हैं पूरी स्टेटमेंट लिखने में। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ लेते हैं कि ये हमारी एक शीट है, यूनिवर्सिटी शीट। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन करनी है ना इम्तिहान से पहले, जो आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी शीट ही परचेज़ कीजिए, जिसके ऊपर आप अपना क्लास वर्क, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो मतलब जो कुछ भी अपने नोट्स ईच एंड एवरीथिंग आप अपने यूनिवर्सिटी शीट पर ही अटेम्प्ट करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इंटर में आप शीट यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो इस शेप में होती है, वर्टिकल जो होती है, आप स्टूडेंट्स अमूमन ग्रेजुएशन में भी वही रजिस्टर्स वगैरह लेते हैं, ताकि उन्हीं के ऊपर ही क्लास वर्क, उन्हीं के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा ये आपको एक राय है, एक तजवीज़ है कि आपको चाहिए कि आप अपने इम्तिहानात की जो तैयारी है ना, वो भी लैंडस्केप यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है उसी शीट के ऊपर, यूनिवर्सिटी शीट के ऊपर ही अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ग्रिप हो यूनिवर्सिटी शीट के ऊपर लिखने की। अच्छा जी, अब हम सम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारी शीट है। आपने सबसे पहले उसे हाशिया लगाया। अब हाशिया लगाने के बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, अब आप सेक्शन 1 कर रहे हैं ना, सेक्शन ए, उसमें आप देख लीजिए कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, पोइम्स में से 3 स्टैंजाज आते हैं और 2 आपके 1 एक्ट प्लेज में से आते हैं। टोटल 5 आते हैं, आपने कोई से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है शॉर्ट स्टोरीज 1 एक्ट प्लेज में से क्वेश्चन आंसर्स। 3 आपको दिए जाते हैं व्यूवर्स, आपने उनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है जी आपको पोइट्री में से 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप पूरे एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अटैम्प्ट। अब देखिए, आपने वो ऊपर पोर्शन तो आपका अलग है ना, कि आपने अपना रोल नंबर, अपना ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, अपना नाम, ईच एंड एवरीथिंग, कोई नंबर नहीं लिखना, शीट नहीं फाड़नी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है फर्स्ट शीट के फ्रंट पेज पर। अब जो आपकी शीट है ना ग्रेजुएशन की व्यूवर्स, पंजाब यूनिवर्सिटी ने 44 शीट्स कर दी हैं। 44 शीट्स का आपने ख्याल रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने उसी पर ही अपना पूरा पेपर मैनेज करना होता है। आपने उसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइंस छोड़ देते हैं, कहीं पर क्वेश्चन ख़त्म हुआ है बाकी पूरा हिस्सा छोड़ देना। आपने ऐसा व्यूवर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आपने हर एक लाइन को यूटिलाइज करना है। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं जी, 3-3 लाइन पर ना क्वेश्चंस लिख देते हैं। मतलब ये देखें इस तरह क्वेश्चन, आपने ये काम भी नहीं करना। मतलब एक ही लाइन के ऊपर आपने लिखना है क्वेश्चन, किस तरह आप लिखेंगे। ठीक है जी, मतलब आपने एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन लिखा जाता है, आप उसे लिखें, 3-3, 4-4 लाइंस पे नहीं लिखना। इस तरह फिर ये होता है कि आपके पास एक्चुअल जो मटेरियल है जिसके आपको मार्क्स मिलने, अब ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट लिखने के मार्क्स नहीं मिलने, तो इस पर अपनी लाइंस वेस्ट करने के बजाय आपको चाहिए कि आप आंसर के ऊपर अपना पूरा वक्त फोकस करें। अच्छा जी, अब मैम आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 5 स्टैंजाज हैं, A, B, C, D, E। आपने अब उसमें देखना है कि आपको कौन सा स्टैंजा करना है। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, आपको समझ आ रही है कि ये किस पोइम का है, इसके पोइट का क्या नाम है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करते हुए आपके पास इसके लिए कोई कोटेशंस भी मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने देख लिया। अब उसे आप अटैम्प्ट करेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो क्या था जी, सी। तो आप देखें व्यूवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 सी आपने लिख दिया, ये इनफ है। एग्जामिनर जो है उन्हें पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी पोर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेफरेंस जो होता है ना उसकी लाइंस भी लिखते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया, आप जस्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 1 सी, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पर आप रेफरेंस लिखकर आगे लिखना शुरू कर देंगे। अब हमने किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है, उसकी मार्क्स डिवीजन क्या है, वो आप डिस्कस करते हैं व्यूअर्स। सेकेंड लाइन में आपने लिखा जी रेफरेंस। अच्छा जी, रेफरेंस आपने व्यूअर्स लिखने के बाद आपने कॉलम दिए।
अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ पर वो मतलब ये हेडिंग ख़त्म होती है वहाँ से उसके नेक्स्ट लाइन पर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी के पर्चे में आपने सिमेट्री को बहुत ज़्यादा फॉलो करना होता है। तो आप व्यूवर्स यहाँ से शुरू करने के बजाय क्या करेंगे, आप अपनी फिंगर की 1 टिप स्पेस, बस ये एक एवरेज लगा लें। आपने क्या करना है, रेफरेंस के नीचे हाशिया लाइन, मार्जिन लाइन से आपने 1 टिप स्पेस देकर, फॉर एग्जांपल ये देखें ये है, तो आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। अब आप जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, आप उसमें भी क्या करेंगे, यहीं से ही लिखेंगे। अब व्यूअर्स, रेफरेंस लिखने का ना एक तरीका है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर मार खा जाते हैं। रेफरेंस के 2 नंबर होते हैं, ठीक हो गया व्यूवर्स, 2 नंबर होते हैं। अगर आप उसे सही तरीके से लिखते हैं तो आपको उसके 2 नंबर मिल जाते हैं। अब व्यूवर्स, इसको समझने से पहले मैंने आपको कुछ और चीज़ बतानी है। देखिए हमारी बहुत सारी पोइम्स हैं जो 2 लाइंस पर मुश्तमिल हैं, उसे बोलते हैं व्यूवर्स कॉपलेट, ठीक हो गया। 2 लाइंस के जो है ना अशार की सूरत में पूरी पोइम लिखी होती है, वो 10 अशार हो, 5 अशार हो, तो वो जो 2-2 लाइंस करके आती हैं व्यूवर्स, जैसे कि रिबेल है, उसमें देख लीजिए कि आपकी 2-2 लाइंस के कपलेट्स हैं। अब ये इसे कपलेट बोलते हैं, ठीक हो गया व्यूवर्स। उसके बाद 3 लाइन जो स्टैंजा होता है उसे टर्सिट बोलते हैं। 3 लाइंस को क्या कहते हैं व्यूवर्स, टर्सिट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए 4 लाइन स्टैंजा जो होता है ना उसे कहते हैं क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन रबाई को बोला जाता है। 4 लाइन स्टैंजा जो है उसे क्वार्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद 5 लाइन्स स्टैंजा को क्विंटेन कहते हैं। क्विंटेन, क्विंटेन, ठीक हो गया व्यूवर्स, क्विंटेन। 5 लाइन्स स्टैंजा को क्विंटेन कहते हैं। अच्छा व्यूवर्स, 6 लाइन्स स्टैंजा को सेस्टेट बोलते हैं। सेस्टेट। कितनी लाइन्स को, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसी नज़म जिसमें 6 लाइन्स का स्टैंजा है तो हर स्टैंजा को सेस्टेट कहा जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। उसके बाद सेप्टेट कहते हैं 7 लाइन्स स्टैंजा को। सेप्टेट, 7 लाइन्स स्टैंजा को क्या कहा जाता है जी, सेप्टेट कहा जाता है। उसके बाद ऑक्टिव, 8 लाइन स्टैंजा को ऑक्टिव कहा जाता है। ऑक्टिव, ऑक्टिव किसे कहते हैं व्यूअर्स, 8 लाइन स्टैंजा को ऑक्टिव कहा जाता है, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये अमूमन पोइम्स के अंदर ये तरतीब चलती है कि 2 लाइंस की जो शेर होगा उसे कपलेट कहते हैं, 3 को टर्सिट कहते हैं, 4 को क्वार्ट्रेन कहते हैं, 5 को क्विंटेन कहते हैं, 6 को सेस्टेट कहते हैं, 7 को सेप्टेट कहते हैं और 8 को ऑक्टेव कहते हैं, ठीक हो गया व्यूवर्स। अब आपने क्या देखना है, आपने जब अपनी इन पोइम्स को प्रिपेयर करना है व्यूवर्स, तो आपने हर पोइम को देखना है क्या वो 2 लाइंस है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो अगर वो 4 लाइन करके देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाइंस देता है, आपको पोइम का पता लग गया और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये शेर की सूरत में था और उसने एग्जामिनर ने 2 अशार दिए हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं दीज लाइंस, एक टिपिकल एक साइक्लोटाइप स्टेटमेंट जो है ना वो लिख देते हैं। आपने व्यूवर्स क्या करना है, आपने इसको प्रिपेयर करते हुए ना, पोइम्स को प्रिपेयर करते हुए आपने देखना है कि कौन सी पोइम कपलेट पर मुश्तमिल है, कौन सी टर्सिट पर है, कौन सी क्वार्ट्रेन पर है, कौन सी क्विंटेन पर है, कौन सी सेस्टेट पर है। अच्छा व्यूवर्स, ऑक्टिव के अलावा कुछ ऐसी पोइम्स भी हैं जो जिनकी मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है, वो बस लाइंस ही चल रही हैं, जैसे कि कुबला खान, जैसे कि द सॉलिटरी रिपर, जैसे कि ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। तो इस तरह की पोइम्स अगर कोई लाइंस आती हैं वहाँ पर आप लाइंस लिखेंगे, ठीक हो गया। अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसी पोइम जो कि 3 रबाइयों पर मुश्तमिल है या 3 क्विंटेन पर मुश्तमिल है, तो आप व्यूवर्स अगर
इस तरह लिखते हैं कि ये क्वांटेन है, दिस क्वांटेन हैज़ बीन टेकन, तो वो व्यूअर्स एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद ये तो मैं अभी आपको इधर लिख कर भी दिखाता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप अगर ये भी मेंशन कर दें, अगर आपको कंफर्म हो, ये शर्त है, अगर आप ये मेंशन कर देते हैं दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वार्ट्रेन ऑफ द पोइम, तो ये भी एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है कि आप ये बता रहे हो कि ये शुरू का स्टैंजा है या क्वार्ट्रेन है, ये मिड का है ऑक्टेव, या फिर ये लास्ट का, ऑलमोस्ट लास्ट से, पोइम के लास्ट से आया है, या ऑलमोस्ट लास्ट से आया है, या मिड से आया है। इस तरह की बात भी अगर आपको कंफर्म हो और आप मेंशन कर दें तो ये भी एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालती है कि आपने हर चीज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई है। तो अब आपको मैंने बताया कि हमारी जो सिलेबस में पोइम्स हैं वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हैं, कुछ कपलेट्स पर मुश्तमिल हैं, कुछ टर्सिट पर हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमें, जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, वो टर्सिट, 3 टर्सिट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें उनमें से एक टर्सिट आ गया, यानी कि वो 3 लाइन का स्टैंजा जो है वो आ गया। अब आप उसे किस तरह लिखेंगे, ज़रा नोट फरमा लीजिए। आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, आपने कहना है द टर्सिट, आप व्यूअर्स क्या कहेंगे, द टर्सिट हैज़ बीन, जी आप ये देखें यहाँ पर अक्सर क्या होता है व्यूअर्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या मिस्टेक होती है, आप देखें, अगर आपको 3 लाइंस का टर्सिट दिया गया है तो आप जस्ट लिखेंगे द टर्सिट, या फिर व्यूअर्स आप यहाँ पर दिस टर्सिट भी लिख सकते हैं, यानी कि द टर्सिट लिखिए या फिर दिस टर्सिट लिखेंगे तो ये दोनों ही ठीक हैं। तो द टर्सिट हैज़ बीन, ठीक है। अब जब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आना ज़रूरी है। द टर्सिट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अच्छा अब यहाँ पर व्यूअर्स आप क्या करेंगे, फ्रॉम द पोइम लिखें या जस्ट पोइम नेम मेंशन कर दें तो भी ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, फ्रॉम द पोइम लिख लीजिए, या फ्रॉम और इन्वर्टेड कोमास में आप पोइम का नाम लिखेंगे, बाय लिखें या रिटन बाय लिखें, वो यहाँ पर आप पोइट का नेम मेंशन करेंगे। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दीज एट्रीब्यूटेड वेल चेरिश्ड लाइन्स, अब अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। आपने 3 स्टैंजाज अटेम्प्ट करने हैं, तीनों स्टैंजाज का रेफरेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना तरीका आप आजमा लीजिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम दिस रिटन बाय दिस, इस तरह व्यूवर्स आप करेंगे ना तो ये तो सब कर रहे हैं, आपने कुछ नया करना है और इस पे कोई इतनी मेहनत भी नहीं है। आप अगर एक दफ़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको, आपकी फिर प्रैक्टिस है, आप जब भी टेस्ट दें, आप जब भी प्रिपेयर करें, आप उन्हीं को ही अप्लाई करें, तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप व्यूवर्स क्या करेंगे, दिस या दीज, वो आपने अब देखना है इसके मुताबिक। एक कपलेट है तो दिस कह दें, 2 हैं तो दीज कह दें। दीज एट्रीब्यूटेड वेल चेरिश्ड कपलेट्स, या दिस एट्रीब्यूटेड वेल चेरिश्ड कपलेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एक्सट्रैक्टेड, ठीक हो गया। हैज़, ऑप्टेड, ये 3 तरह के अल्फाज हैं। ऑब्टेन लिख सकते हैं, ऑप्टेड लिख सकते हैं व्यूवर्स, या फिर आप एक्सट्रैक्टेड लिख लीजिए। तो ये एग्जामिनर के ऊपर चीज़ें अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिए, अब जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अगर 3 लाइंस का स्टैंजा था तो आप इधर टर्सिट लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपने अंडरस्टूड सी बात है हैज़ भी लिखना है, ऑब्टेन लिखें, आप इधर लिख दें एक्सट्रैक्टेड लिख दें, आप यहाँ पर ऑप्टेड लिख दें, ये तीनों अल्फाज ठीक हैं, तीनों के लिए मतलब ये तीनों आप प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रॉम, अब ये जो आप पोइम का नाम लिखेंगे ये आपने किस तरह लिखना है, जैसे कि आपकी पोइम है लेयर, तो आपने क्या करना है जी, ये देखिए इन्वर्टेड कोमास, और उसमें आप क्या करेंगे जी, लेयर लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब एक से ज़्यादा अल्फाज हों तो व्यूवर्स आपने क्या करना है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है। प्रेपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, एट, इन, ये जो है ये स्मॉल में लिखते हैं। आर्टिकल आ जाए आ, एन, द, मिड में वो स्मॉल में लिखते हैं। स्टार्ट में आएगा तो वो तो आपने कैपिटल में लिखना है।
उसके अलावा आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास देने हैं। इसका व्यूअर्स आपको 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये कब मिलेगा आपको, अगर आप सही नाम के स्पेलिंग सही लिखेंगे, और उसके बाद 1 नंबर आपको मिलता है पोएट नेम का, अगर आप वो सही लिखते हैं। तो व्यूअर्स इसके आपके 2 नंबर हैं। ये 2 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप इसका प्रॉपर स्टार्ट लेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप इनका हवाला देते हैं तो ये एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। तो आप इस बात को भी बखूबी आगाह हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर जाएगा। अब आपके ये जो है 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। तो 3 स्टैंजास करने, आपके 6 मार्क्स यहीं पर ही बन जाएंगे। उसके बाद व्यूवर्स आपने लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। अब व्यूवर्स जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हर हेडिंग से पहले एक लाइन छोड़ देते हैं। आपने कोशिश करनी है कोई लाइन नहीं स्किप करनी। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अब कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए आप क्या करेंगे, सिंगल टिप, जो जैसे आपने रेफरेंस में ख्याल किया था ऐसे ही आपने यहाँ पर इसे लिखना है। ये आपकी सिमेट्री बनेगी। अब कॉन्टेक्स्ट जो है ना व्यूवर्स, वो आपका 4 to 5 लाइन्स, मैक्सिमम 4 to 5 सेंटेंसेस या लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। क्यों व्यूवर्स, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ 1 नंबर मिलते हैं, सिर्फ 1 नंबर। उसकी वजह यह है कि अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना व्यूवर्स, ये पूरी नज़म का मरकज़ी ख्याल होता है। आपने बेसिकली एग्जामिनर को इस कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए बताना होता है कि पूरी नज़म क्या कहती है। तो इसमें आप व्यूवर्स इन दिस पोइम से आगाज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अभी समझाता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिख सकते हैं, इन दिस पोइम द पोइट वॉन्ट्स टू से दिस, जो भी है आप 4 to 5 लाइन्स या 4 to 5 सेंटेंसेस में इस कॉन्टेक्स्ट को लिखेंगे। तो जब भी आप इसे प्रिपेयर करें, अगर वो लेंथी लिखा हुआ है तो व्यूवर्स आप उसे क्या करें, 4 to 5 लाइन्स में, 4 to 5 सेंटेंसेस में उसे तैयार करें। बस मुख्तसर चीज़ें रखें, गैर ज़रूरी चीज़ें आपको जो लगती हों आप उन्हें स्किप कर दें। मतलब आपकी पूरी नज़म के बारे में एक थीम ओवरव्यू मिल जाए। उसके बाद व्यूवर्स आपने आना है एक्सप्लेनेशन पर। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना व्यूवर्स, ये एग्जामिनर पर बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं। उसकी वजह क्या है, ये देखें, एक्सप्लेन जब लिखते हैं ना हम, एक्सप्लेन, तो उसमें IN आता है, AIN। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जब उसके साथ एशन का वर्ड मतलब इजाफा होता है, तब उसमें से ये I जो है ये स्किप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी एक्सप्लेनेशन में I नहीं इस्तेमाल होता। अब आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी व्यूवर्स, अब आपने यहाँ इसे एक्सप्लेन करना शुरू करना है सिंगल टिप पर। यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंगल टिप से आपने यहाँ से शुरू करना है, 1 टिप स्पेस देकर। अब व्यूवर्स यहाँ पर आप 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, अक्सर ये मेरे देखने में आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब टेस्ट देते हैं तो मैं जब चेक करता हूँ तो उसमें वो क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं इन दिस पोइम। व्यूवर्स एक्सप्लेनेशन जो है ना वो तो उन गिवन लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे कि हम टर्सिट कर रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन का, तो आप क्या करेंगे, उस दी गए उस 3 लाइंस का जो टर्सिट है आपने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है, ना कि पूरी पोइम को। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में इन दिस पोइम लिखते हैं तो यकीन जानिए कि एग्जामिनर के ऊपर इतना बुरा इंप्रेशन जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप व्यूवर्स क्या करेंगे, आप कहेंगे जी इन दिस टर्सिट या इन दीज लाइंस, वो जो भी आपने इधर मेंशन किया होगा उसमें आप ये लिखेंगे कि इन दीज लाइंस, इन दिस टर्सिट द पोइट्स वांट्स टू से दिस, द पोइट्स थ्रोज लाइट ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इस तरह की व्यूवर्स जब आप चीज़ें मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अच्छा, फिर आपने चूंकि रहना ही उन लाइंस पर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि 2 लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, जैसे 3 लाइंस टर्सिट है, तो उसके ऊपर हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आपने उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। हर लाइन में छुपे हुए हर मीनिंग को आपने बताना है कि यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है, यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है, इस वर्ड का मीनिंग ये है। फिर लिटरेरी फिगर्स होते हैं, जैसे कि आपने सिमिली मेंशन करनी होती है अगर है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल, ऑक्सीमोरॉन, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि इस पोइट ने इसमें इस्तेमाल की है, आप व्यूअर्स उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे
मेंशन करेंगे। इस सिलसिले में मैंने व्यूवर्स चंद पोइम्स अभी तक अपलोड की हैं, जिसमें लयर, जिसमें तातारी, जिसमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वुमेन वर्क, तो आप उसको देखें। मैंने उनमें लिटरेरी फिगर्स भी मेंशन किए हैं। उन पोइम्स के लेक्चर्स के जो लिंक हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब आप एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। आपने कम से कम, जैसे देखें ये शीट थी, आपने रेफरेंस लिखा, कॉन्टेक्स्ट लिखा, एक्सप्लेनेशन आपने स्टार्ट की। अब आप इसे क्या करेंगे, कम से कम आप इसे नेक्स्ट शीट पर लाजमी पूरा ले जाएं। ठीक हो गया, उससे मैक्सिमम हो जाए तो वेल एंड गुड है। अब अगर आपके 2 नंबर रेफरेंस के हैं, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का है, तो पीछे आपके पास एक रेफरेंस में आपको 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और बाकी 2 में आपको 4 मार्क्स की, क्योंकि व्यूवर्स 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 2 7 नंबर के, 1 6 नंबर का। तो जब 6 नंबर होंगे तो 3 नंबर ये गए और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन बचेगी। और अगर 7 नंबर के अगर स्टैंजाज हैं, मतलब ये एक स्टैंजा, एक आपका रेफरेंस है, तो उसमें से 3 नंबर तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के चले गए, तो बाकी 4 बचे। तो इस एतबार से आपने करना है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी शीट टर्न होने का टाइम है, तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स 1-2 लाइंस यहाँ पर स्किप करके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप एटलीस्ट उसके बारे में कुछ लिखें। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है और उसको एक्सप्लेन जो है 2-3 लाइंस हैं, 1 लाइन पड़ी हुई है, मैं उसे स्किप करके शीट टर्न करके मैं उधर लिखना शुरू करता हूँ। तो ये भी एक बुरा इंप्रेशन जाता है। आपने जहाँ हेडिंग दी है उसके नीचे आपकी अगर लाइन्स मौजूद हैं तो आप उधर से ही लिखें। ठीक हो गया व्यूवर्स। अब आप एक्सप्लेनेशन की भी मैंने आपको लेंथ बता दी। फिर उसके बाद आपने व्यूवर्स एक्सप्लेनेशन में कोटेशंस ऐड करनी है। तो कोटेशंस जो हैं, मैंने पोइम्स की, शॉर्ट स्टोरीज़ की वीडियो अपलोड की हुई हैं, उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से कोटेशंस भी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स इसी तरीके से आपने अब क्या करना है, ये एक रेफरेंस होने के बाद अब आप दूसरा रेफरेंस करेंगे। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेफरेंस नंबर ई करने लगे हैं फॉर एग्जांपल। अब आप नेक्स्ट शीट पर जाएंगे, आप वही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ब्रैकेट में आप कर देंगे ई। तो अब आपको वो भी लाइंस, या आपको वो चाहे पोइट्री में से हैं, वो चाहे 1 एक्ट प्लेज में से हैं, आपको वो लाइंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट ये मेंशन करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का ई यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप थर्ड जब अटैम्प्ट करेंगे और वो आप फर्ज कीजिए कि आप तीसरे नंबर पर ए अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर भी आप यही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आप ब्रैकेट में कर देंगे ए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप तीसरे नंबर पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया व्यूवर्स, यहाँ पर आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर हम इसके सिंपली नंबर देखें ना, तो 3 3 3 यानी कि 9 नंबर तो हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर आप बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लिटरेरी फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर आपके बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं, लेंथ बिल्कुल ठीक रखते हैं, तो व्यूवर्स वहाँ पर भी आप 3 में से 2, 4 में से 3 या 2 मार्क्स ले लेते हैं। तो आप यहाँ यकीन मानिए, अगर आप 5 नंबर भी लगाएं ना, तो 15 मार्क्स आप पहले क्वेश्चन में ही हासिल कर लेते हैं। 13, 14, 15 इसके राउंड अबाउट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा व्यूवर्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी व्यूवर्स, दूसरा जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है जी शॉर्ट स्टोरीज और 1 एक्ट प्लेज में से आपने क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आप 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो वो भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर किस तरह मेंशन करेंगे। अब ये देखें, अब आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि आप सीक्वेंस में हम ले रहे हैं। अगर आपको सेक्शन 1 में पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करते हैं, तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी। आप यहाँ पर 2 के बजाय 3 कर लेंगे। अगर आप स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कीजिए। ठीक हो गया, मतलब जो आपको अच्छे से आता है वो करें। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले
तीनों सवाल सेक्शन ए से कीजिए, फिर आप सेक्शन बी पर मूव कीजिए। बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 जब आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आपने ए बी सी 3 आपको सवालात आएंगे। अब आपने उनमें से देखना है कि किन पर आपके ऊपर आपको अबूर हासिल है, आप उन्हें किस तरह अब लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी पोर्शन कर रहे हैं, यानी कि दूसरा सवाल, तो आप इस तरह लिखेंगे। अब आपको स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके 3 स्टैंजाज आपने करने हैं, तो वो तीनों करके ही आप आगे मूव करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप बीच में छोड़ दें और आप कहें जी टू बी कंटिन्यूड, ऐसा नहीं होगा व्यूअर्स। आपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपने 3 स्टैंजाज करने हैं, तीनों आप अटेम्प्ट करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पर एक और बात भी मैं बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 स्टैंजाज कर लिए, तीसरा स्टैंजा उन्हें भूल गया है, याद नहीं आ रहा, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उसकी ना स्पेस छोड़ देते हैं कि मैं यहाँ पर रेफरेंस लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, उसके बाद आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी उन्हें आता हो वो करना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें इससे भी एतराज़ करें। उसकी वजह पता है क्या है व्यूवर्स, कि आप जितनी स्पेस छोड़ते हो सकता है आपको उससे ज़्यादा आ जाए या हो सकता है उससे कम आ रहा हो, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइंस छूट जाएंगी और वो जो है एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब आप कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, बी कर रहे हैं, तो आप व्यूवर्स क्या करेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आप जस्ट आंसर लिखना शुरू करेंगे। अब व्यूवर्स, आपने उसका आंसर किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको बताया कि आप उसकी 1 टिप स्पेस छोड़कर अपना जवाब लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से आपने अब जवाब लिखना है। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते हुए कोई चीज़, कोई लफ्ज़ भूल गया है, वो उसे कट कर देते हैं, इस तरह धब्बा बना देते हैं। एक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने धब्बा नहीं बनाना। कोई लफ्ज़ आपसे अगर गलत हो जाता है तो उसे आप वैसा लिखा रहने दीजिए, आगे उससे वेरी नेक्स्ट वही वर्ड दोबारा सही करके लिख लें। आपका अगर धब्बा होगा ना, ठीक है, तो वो फ़ौरन आप खाली पेज के ऊपर लिखें और फिर इस तरह करें कि किसी दूसरे पेज के ऊपर आप कुछ लिखकर उसमें ना थोड़े से धब्बा लगा दें, तो आप दोनों पेजेस को देखेंगे, सबसे पहले आपकी नज़र उसी स्पॉट पर जाएगी जहां पर आपने कटिंग की होगी या जिसे आपने हाईलाइट कर दिया गया हो। अब व्यूवर्स, अगर आप ये डब्बा वगैरह नहीं बनाते, मतलब कटिंग नहीं करते, तो एग्ज़ामिनर जो है ना, उन्होंने आपके हर क्वेश्चन के हर पैराग्राफ को स्टार्ट से थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है कि स्टूडेंट को कितना ओवरव्यू है इस बारे में, सही लिख रहा है, सही जा रहा है, वो आगे चलता जाएगा, वो आगे चलता जाएगा। अच्छा व्यूवर्स, अब आपने यहाँ से लिखना शुरू किया। सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको थोड़ा सा आपने इलेबोरेट करना है। आपको आपके पास हो सकता है कोई ऐसे नोट्स हों कि एक सवाल आपको दिया जाए हर चैप्टर का, वही प्रिपेयर करें, जो भी आ जाए वहाँ लिख दें, तो व्यूवर्स आपको 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपने व्यूवर्स क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है आपने उसे एक्सप्लेन करना है कि वो बेसिकली क्या है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें, 2 लाइंस का, 3 लाइंस का, वो पहले लिखें कि अगर वो आपसे पूछता है क्या डू यू एग्री, तो आप कहें यस, हाँ आई एम एग्री, अगर आप एग्री हैं। अगर आप नहीं एग्री तो नो आई एम नॉट एग्री। इस तरह के आप अल्फाज लिखकर अपने स्टेटमेंट को पहले जस्टिफाई करके उसके बाद आप उस क्वेश्चन के बारे में या जो आपके पास नॉलेज है, मटेरियल है, आप उसके बारे में लिखेंगे। अच्छा व्यूवर्स, अब आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब आप चल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोटेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कोटेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है कि आपने किस तरह कोटेशन ऐड करनी है। उसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आपने व्यूअर्स क्या करना है, आपने सिर्फ उस वीडियो को एक दफ़ा देखना है कि आपने ऐड कैसे करना है। ठीक हो गया, वो मैं यहाँ पर अब आपको नहीं बता रहा, आप उसके लिए उस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। अब आप क्या करेंगे जी, अब आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है ना व्यूअर्स, ये आपको एग्जामिनर नोट देता है कि आपने कम से कम 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स के ये अटेम्प्ट करना है आंसर। अब व्यूअर्स आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है स्टूडेंट का कि सर हम वहाँ पर काउंटिंग करने बैठेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था व्यूअर्स कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना लैंडस्केप पर, हॉरिजॉन्टल शीट पर, यूनिवर्सिटी शीट पर,
तो आप की प्रैक्टिस होगी कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं और टोटल कितनी लाइंस हैं उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लाइंस हैं, आप ईच लाइन में क्या करते हैं 7 वर्ड्स लिखते हैं, तो पता क्या होगा 70 वर्ड्स हो जाएंगे। एक शीट पर आपने 70 वर्ड्स लिखे हैं। इनमें आपकी जो कोटेशन है वो इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि कोटेशंस जो हैं वो तो राइटर की हैं, किसी दूसरे की बात है जो आप ऐड कर रहे हो अपनी लिखी हुई बात में इजाफा करने के लिए। तो आप बाकी जो अल्फाज होंगे उसे आप काउंट कर सकते हैं इस तरीके से कि मैंने टोटल 10 लाइंस में 7 वर्ड्स लाइन के जो है ना ईच लाइन मैंने लिखे हैं, तो 70 वर्ड्स मैंने एक पेज पे लिखे हैं। अब आगे मुझे मजीद कितने पेजेस लिखने हैं, ये आपकी फ़ौरन लेंथ निकल आती है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी हो, तो ये बहुत ही आसान है। आपको उन्होंने मेंशन किया होता है 150 से 200 अल्फाज आपने ये जवाब मेंशन करना है। अब व्यूअर्स आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोटेशन लिखनी है, तो कोटेशन का मैंने तरीका वैसे बताया हुआ है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए आप उस लेक्चर को मुलाहिजा कीजिए, ठीक हो गया। ये आपने कोटेशन ऐड कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट वही स्पेस देकर आप यहाँ पर लिखते जाएंगे अपनी रेलिवेंट बातों का तसलसल। अब एग्जामिनर पता है क्या करेगा व्यूअर्स, वो आपके इस दूसरे स्टैंजा को यहाँ से पढ़ेगा थोड़ा सा कि क्या रब्त चल रहा है, इसका रेलिवेंट जवाब दिया जा रहा है। बस आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आप नया स्टैंजा शुरू करेंगे आप रेलिवेंट बात ही बयान करें जो पूछी गई है। अब इसी तरीके से आप कोशिश करें हर शीट पर 2 कम से कम कोटेशंस दें, नहीं तो एक तो लाजमी हो, ठीक है। वो कोटेशन भी गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उसी के बारे में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो गया। अब आपके पास ए और सी रह गया, उसमें से आपने एक करना है। तो फिर आप जब नया क्वेश्चन शुरू करेंगे वो जहाँ पर भी आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे उस लाइन में क्वेश्चन नंबर 2 और आप फ़र्ज़ कीजिए सी कर रहे हैं, तो आप ये सी लिखकर अब यहाँ से जवाब लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। इसके लिए आपने क्या करना है, पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है कि मैं रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिनट्स में करूँगा या करूँगी, उसके बाद मैं शॉर्ट स्टोरीज़ 1 एक्ट प्लेस के क्वेश्चन करूँगी या करूँगा, तो वो मैंने 20 मिनट में करने हैं। इस तरीके से आपने ना अपना टाइम टेबल पूरा मैनेज करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी रिस्ट वॉच पे टाइम देखते जाएं, अपने क्वेश्चन की लेंथ उस हिसाब से मैनेज करते जाएं, ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आप मूव करेंगे 3rd क्वेश्चन पे। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है। अब 3rd क्वेश्चन आपका क्या है, पोइट्री का। पोइट्री में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, पहले आपको रेफरेंसेस आए थे, अब आपको आएंगे व्यूअर्स क्वेश्चंस। वही 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी आपने देखना है आपको कौन से अच्छे से 2 आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, वो आप इसी पैटर्न के मुताबिक करेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन का टाइटल होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था, अब जब आप 3rd क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसके बाद आपके पास ए बी सी 3 ऑप्शन हैं, अब आप उसमें से कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, ए करते हैं बी, पहले 2 कर लें। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे तो ब्रैकेट में ए लिख देंगे। एग्जामिनर को खुद ही पता लग जाएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपका व्यूअर्स सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आप आएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है व्यूअर्स है इंग्लिश बी पर मुश्तमिल है। इंग्लिश बी के मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ अनसीन आना होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो आपका व्यूअर्स होगा कॉम्प्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग पर, ठीक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आप उसे किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए व्यूअर्स मैंने एक एग्ज़ाम स्पेशल की वीडियो बनाई है, हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन पर आप 15 से 20 नंबर के दरमियान अपने मार्क्स जो हैं एग्जामिनर से ले सकते हैं, अगर आप उस तरीके को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है। आप वो वीडियो देखिए, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैं उसे मेंशन नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जब आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे कॉम्प्रीहेंशन या प्रिसाइज राइटिंग का, तो व्यूअर्स उसकी तरतीब क्या होगी, उसके आपको तकरीबन 6 सवाल आएंगे, जिनमें से 5 प्रिसाइज कॉम्प्रीहेंशन के होंगे, एक होगा प्रिसाइज राइटिंग का। कॉम्प्रीहेंशन के जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर का एक होगा। ये
करंटली जो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेथड चल रहा है वो इसी तरीके से कर रहे हैं। इसमें कमी बेशी हो सकती है, कम क्वेश्चन होंगे तो उनकी जो वेटेज होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 क्वेश्चन देते हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अमूमन वो क्या कर रहे हैं, अब आजकल जो प्रैक्टिस उनकी चल रही है वो ये है कि 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 कॉम्प्रीहेंशन के, 1 प्रिसाइज का। तो वो आपने पूरा तरीका मुलाहिजा कर लेना है, किस तरीके से आपने उसे अटैम्प्ट करना है, वो उस वीडियो में मौजूद है जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। उसके बाद व्यूवर्स है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल होते हैं, एक होता है जी डायलॉग राइटिंग और एक होता है पैसेज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू का पैसेज होता है जिसे आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन के व्यूवर्स आपके 25 मार्क्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन प्लस प्रिसाइज राइटिंग के 25 मार्क्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 15 मार्क्स का है। ठीक हो गया। अब आपके पास चॉइस है कि आप या तो डायलॉग कीजिए या फिर आप पैसेज कीजिए। अब यहाँ पर व्यूवर्स अगर मेरी आप राय लें तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। डायलॉग जो है ना व्यूवर्स, वो कम से कम 3 शीट्स पर आपने लिखना होता है। डायलॉग बोलते हैं डाई बोलते हैं 2, लोग कहते हैं गुफ्तगू। डायलॉग मतलब 2 लोगों की आपस में गुफ्तगू। एग्जामिनर 2 से ज़्यादा का भी डायलॉग दे सकते हैं, मतलब वो आपको कह सकते हैं 3 दोस्तों की क्लास की कन्वर्सेशन, 2 दोस्त सब्जेक्ट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, 2 आदमी जो हैं महंगाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ भी वो आपको दे सकते हैं। अब व्यूवर्स क्या होता है, आप अगर देखें ना कि हम आम तौर पर अगर किसी दोस्त से, किसी अजनबी से मिलते हैं तो हमारी गुफ्तगू करने का एक और स्टाइल होता है। स्टूडेंट जब डायलॉग अटेम्प्ट करते हैं ना व्यूवर्स, तो वो उस नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो हासिल नहीं होती, जो उसका सही तरीका है अटेम्प्ट करने का वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायलॉग लिखने के बजाय उसमें आपको 4 to 5 मार्क्स मिलेंगे, आप आए पैसेज के ऊपर। पैसेज व्यूवर्स ये होता है कि आप अगर ग्रामर अच्छे तरीके से उसकी कर लेते हैं, उसके लिए आप द बायोलिश वर्ड की खिदमात ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी 10 सीरीज़ जो है, उसके अलावा डिफरेंट यूजेस जो हैं उस पर लेक्चर्स जो हैं डिलीवर कर दिए हुए हैं। आप जस्ट जाएं, पास्ट इंडेफिनिट आपने लिखना है, आप पास्ट इंडेफिनिट लिख के आगे मेरे चैनल का नाम द बायोलिश वर्ल्ड लिख लेंगे तो व्यूवर्स आपको वो वीडियो आ जाएगी, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अगर आपकी टेंसेस के ऊपर ग्रिप है तो आप पैसेज को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। वो बज़ाहिर मुश्किल लगता है लेकिन आपने क्या करना है, उसे लाजमी अटैम्प्ट करना है, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्यूवर्स मैंने आपको जो सजेस्ट किया इस सिलसिले में मैंने हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। मज़ीद उसकी 1-2 वीडियोज़ और हैं जो अनकरीब इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। जो वो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अभी ऐड कर दूँगा, आप उसको वीडियो को देखिए। उसमें मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप उर्दू के जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को, इस पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो यकीन जानिए आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। उसके लिए व्यूवर्स उसकी वजह यह है कि वो इस तरीके से इन सवालात को जवाब करते हुए टाइम वेस्ट कर जाते हैं, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं होते या फिर एग्ज़ामिनर की जो रिक्वायरमेंट है वो हासिल नहीं होती। तो मैंने आज की इस लेंथी वीडियो में हर चीज़ बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए स्पेशल क्लासेस रखते हैं। बच्चे उनको एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वो यही चीज़ें उन बच्चों को समझाते हैं और बहुत सारे पैसे जो हैं उनसे हासिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको व्यूवर्स इस वीडियो के अंदर पूरी तफसील बता दी। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।